नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 18 स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। आप देख रहे हैं मार्केट्स पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। आइए बता दें क्या खास लेकर आए हैं आज शो आपके लिए। आरबीएल बैंक जो है वो रहेगा आज फोकस में, क्योंकि मैनेजमेंट में बदलाव हुए हैं। उसके बाद मैनेजमेंट ने हमारे चैनल पर आकर सफाई भी दी, लेकिन स्टॉक में लगातार गिरावट हमने देखी। क्या है इसकी वजह और आगे क्या करना चाहिए, पूछेंगे अपने एक्सपर्ट से। सीमेंस एक ऐसा स्टॉक जो इस गिरावट के बावजूद पॉजिटिव टेरिटरी में जाकर बंद हुआ है, उसके तेजी के फैक्टर्स क्या रहे, उस पर भी होगा फोकस। और साथ ही साथ कल के लिए कुछ दमदार ट्रेडिंग आइडियाज भी होंगे शो में शामिल। चलिए शुरुआत करते हैं बाजार के साथ ही। खराब ग्लोबल संकेतों के चलते हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार आज भारी गिरावट पर बंद हुए। निफ्टी 400 अंक से ज्यादा और सेंसेक्स 1450 अंक गिरकर बंद हुआ। दिन भर बाजार में और किस तरह की हलचल रही, बताने के लिए जुड़ रही है मेरे साथ मेरी सहयोगी प्रियंका उप्पल आनंद। बिल्कुल, देखिए आज बाजार जो है गैप डाउन के साथ खुले थे और दिन भर बाजार उस लेवल को सस्टेन भी किया, इनफैक्ट और नीचे के लेवल्स थे। 15,800 भी बाजार ने तोड़ा, 15,700 के भी नीचे फिसला। इनफैक्ट 8 मार्च के बाद की सबसे बड़ी गिरावट भी आज आपको देखने को मिली। एक बार के लिए 15,700 के भी नीचे गया, लेकिन वहां से रिकवर हुआ। अभी आप लास्ट मिनटों में कुछ रिकवरी देख रहे हैं, लेकिन आप फिर से आप देख रहे हैं 15,800 के नीचे ही हम क्लोज हुए हैं। सो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स थे। अगर ये ब्रीच होते, ये आज टूटते तो और डाउनसाइड ओपन होता। लेकिन फिलहाल सारे सेक्टोरल अगर आप बात करें कि कहाँ कहाँ आपको वीकनेस दिखी, आपके लिए सबसे ज़्यादा वीकेस्ट सेक्टर्स में पूरे बाजार में आज सारे सेक्टर्स लाल निशान में बंद हुए हैं। सबसे पहले आईटी, मेटल, पीएसयू, बैंक, मीडिया स्पेसेस, इनमें सबसे ज़्यादा बड़ी गिरावट देखने को मिली। जो सबसे कम गिरावट के साथ कम कमजोरी के साथ बंद हुए उनमें एमएनसी, फार्मा, एफएमसीजी स्टेप्स, कंजम्पशन स्पेस। तो एक थीम जो थी वो क्लियरली बाजार पर प्ले आउट होती हुई दिखाई दी, जहां पर इन्फ्लेशन प्रूफ स्टॉक्स यानी जिनमें एक प्राइसिंग पावर होगी इन्फ्लेशन के अगेंस्ट प्राइस हाइक लेने की, चाहे वो नेस्ले हो, एचसीएल हो, मैरिको हो, डाबर हो, इन स्पेस में, इन स्टॉक्स में हमने फिर भी देखा कि वहां पर आप थोड़ी फिर भी यहाँ तेजी देखने को मिली। आप ये स्टॉक्स भी देख पा रहे हैं, लेकिन इसके ऑपोजिट आपको स्पेसेस, दूसरे सारे स्पेसेस में मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, ब्रॉड बेस्ड एक प्रेशर देखने को मिला बाजार में अमिड द ग्लोबल क्यूज। अब कुछ खास स्पेसेस, ऑटो पैक हालांकि फिर भी थोड़ा रेजिलेंट दिखाई दिया आपको, येन की वीकनेस से। आपने मारुति देखी, आइशर मोटर, हीरो मोटोकॉर्प, एमएनएम, ये स्टॉक्स फिर भी रेजिलेंट थे। इतने कमजोर बाजार में इन्होंने फिर भी इतना बुरा प्रदर्शन नहीं किया। लेकिन और कुछ स्पेसेस की बात करें, क्लियरली आरबीएल बैंक पे एक बड़ा प्रेशर देखने को मिला। चेंज इन मैनेजमेंट, बाजार को कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया। मैनेजमेंट ने आके हालांकि कमेंट्री भी दी, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पर बात भी की, लेकिन कहीं ना कहीं बाजार को इस को लेकर कुछ तो नर्वसनेस है कि बाजार स्टॉक 22% से ज्यादा की कमजोरी के साथ बंद हुआ। सीमेंट्स की इसके ऑपोजिट एनालिस्ट मीट से अच्छे आउटकम्स निकले और उसके चलते हमने सीमेंट्स में एक पॉजिटिव ट्रेंड दिन भर देखा। बहुत ही चुनिंदा काउंटर्स आज आपको हरे निशान में दिखाई दिए। उसके अलावा पूरा बाजार आज लाल निशान में, ब्लड बात कहना चाहिए, जो आपको क्लियरली अमिड द ग्लोबल सेल ऑफ एक रिस्क ऑफ एनवायरमेंट के मोड में आज दिखा। बिल्कुल, और इस गिरावट में घबराने की जरूरत नहीं है, ये कहना है हीलियोस कैपिटल के सीईओ दिनशॉ ईरानी का। उन्होंने भरोसा जताया है और कहा है कि चुनिंदा शेयरों में खरीदारी का धीरे धीरे सही वक्त आ रहा है। प्रीमियम जो है वो काफी हाई है एज कम्पेयर टू द रीजन। वैल्यूएशन का प्रीमियम जो है, तो उसके देख के आप चले तो एफआई का सेलिंग आई डोंट थिंक इतना जलने रुकने वाला है, जारी रहेगा। तो एक वो फैक्टर है जो आपको पुल डाउन करेगा। दूसरा फैक्टर जो है आपको जो पुल डाउन करेगा वो, जैसे मैंने बोला, यूएस जो बहुत ही वीक विकेट पे है, और प्रॉब्लम ये है कि वहां पे 15 तारीख को वापस अनाउंसमेंट आने वाला है और लोग सोच रहे हैं कि 75 बेसिस पॉइंट कर देंगे इस बार। और जो वो होगा तो बहुत ही बड़ा धक्का लग सकता है ग्लोबल मार्केट्स को। तो ये सब आप मद्देनजर रखिएगा जो इन सब पे। तो ऑब्वियस है कि थोड़ा वीकनेस रहेगा बाजार में, लेकिन यही सब मौके होते हैं जब आपको अपने कंफर्ट लेवल के जो स्टॉक्स हैं उसमें आप देख सकते हैं। फिर से आपको पोजीशन थोड़ी बढ़ानी है तो आस्ते आस्ते आप बढ़ाना चालू कर सकते हैं। तो वैसे सब आप मतलब कंफर्ट लेवल के हिसाब से होना चाहिए, और पैनिक ज्यादा नहीं करना चाहिए। पैनिक ऑब्वियसली आपको मार्केट जब देखिएगा 2.5% नीचे पड़ा हुआ है तो पैनिक हो ही जाता है, लेकिन यही है कि ये लेवल पे बेच के ज्यादा, शायद अनलेस कुछ ज्यादा ही वीक काउंटर्स हैं जो आपको लगता है कि आगे चलते अच्छा नहीं हो सकता, जैसे यूएस के चलते अगर जो उनको प्रॉब्लम होने वाला है, तो ऑब्वियसली वो काउंटर वगैरह तो आप निकाल ही सकते हैं, लेकिन अभी पैनिक में नहीं बेच सकते।
जितने ग्लोबल दिग्गज एनालिस्ट हैं सब एक ही बात कह रहे हैं कि अब तो कोलैप्स इमिनेंट है। जब कोलैप्स पे इतना यूनानिमिटी आ जाए तो आपको लगना चाहिए कि अब ये मार्केट का बॉटम आ गया, अब ये खरीदारी का टाइम भी आएगा, क्योंकि चाहे जितना मर्जी कर लीजिए आप इन्फ्लेशन को बढ़ाएंगे, ये भी मार्केट थोड़ा तो कुछ वैल्यू देगी कंपनी को, हो सकता है टाइम लगेगा। तो आई थिंक पहली बार लग रहा है मुझे मंडे मॉर्निंग को आके कि अब शायद जो मार्केट है वो एक अपने बॉटम की तरफ जा रही है, और जो कॉन्फिडेंस टूटा है और जो यूनानिमिटी ऑफ एनालिस्ट की है वो आपको सपोर्ट करती है थीसिस को कि अब शेयर को बेचने से कोई फायदा नहीं है, अब जो है सो है। अब आप पोर्टफोलियो को रोटेट कर सकते हैं, महंगे शेयरों को निकाल सकते हैं, जो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे उनको निकाल सकते हैं, पीएसयू से बाहर आ सकते हैं, ये सब चीजें आप कर सकते हैं आज की तारीख में। बल्कि जनरल बिकवाली अब करके कोई फायदा नहीं है। चलिए, मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं शो में, शर्मिला जोशी और किरण जानी। उनसे भी समझते हैं कि उनका व्यू क्या है। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। किरण, आपसे शुरुआत करेंगे। आप मानेंगे इस बात को कि अब बिकवाली करने का समय खत्म हो गया है, बाजार कहीं ना कहीं बॉटम के पास है? आपका क्या व्यू है? ओवरऑल अगर हम मार्केट की स्ट्रक्चर की बात करें तो फ्राइडे के दिन जिस तरह से मार्केट गैप डाउन हुआ और फिर रिकवरी आई नहीं, उसी को कंटिन्यू किया मार्केट ने। फ्राइडे के शाम को जब यूएस के इन्फ्लेशन नंबर आए तो उसकी वजह से एक ग्लोबली सेल ऑफ देखा, और आज उसके चलते हमने भी सेल ऑफ देखा। नीचे कहीं ना कहीं सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 15,700 15,730 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो होल्ड हो, और उसी तरह से होल्ड तो हुआ है। और आज अपने भी जिस तरह से इन्फ्लेशन नंबर आए वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पॉजिटिवनेस या तो एक पॉजिटिव साइन है। सो कल देखना पड़ेगा कि मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है। लेकिन आज के जो लो बने हैं वो इंपॉर्टेंट लो है निफ्टी के ऊपर और बैंक निफ्टी के भी। निफ्टी में अगर जब तक 15,700 होल्ड है तो रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यहाँ पे शॉर्ट सेल डेफिनेटली उतना अट्रैक्टिव नहीं है। सो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। इंट्राडे के चार्ट्स अगर हम देखें और या तो ओपन इंटरेस्ट 16 जून की एक्सपायरी का अगर हम देखें तो उसमें 15,800 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर 15,800 के ऊपर कल मार्केट सस्टेन होता है तो फिर हम एक रिकवरी देख सकते हैं। अदरवाइज फिर चांसेस है 15,800 से 15,700 के बीच में कंसोलिडेट हो। सेम वे अगर बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो आज हमने देखा था कि निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं स्ट्रांग थी। नीचे में अगर हम देखें तो 33,200 33,300 को डिफेंड किया, कहीं ना कहीं 33,300 के आसपास क्लोजिंग है। कल के सेशन में हमें देखना पड़ेगा 33,500 अगर उसके ऊपर निकल जाती है तो फिर वहां से हमें कुछ शॉर्ट कवरिंग दिखेगी। अदरवाइज यहाँ पे भी 33,500 से लेकर 33,200 के बीच में कंसोलिडेशन हो सकता है। ओके, तो कंसोलिडेशन यहाँ पर हो सकता है, ऐसा लगता है। शर्मिला, यूएस की महंगाई तो हर कोई देख रहा है और 40 साल की ऊंचाई पर पहुंच गई है। बड़ी चिंता लोगों को है क्योंकि अब इसी हफ्ते में फेडरल रिजर्व की बैठक है और ये कहा जा रहा है कि ब्याज दरें इस बार वो फेडरल रिजर्व जो है वो 0.75% तक बढ़ा देंगे। लेकिन भारत की महंगाई के आंकड़े अभी कुछ समय पहले आए और वो तो ठीक दिखाई दे रहे हैं, धीरे धीरे कमी हो रही है महंगाई में। क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं ये सपोर्ट करेंगे मार्केट को? आपको लगता है इस समय बाजार में आने का समय है या दूर रहने का समय है? मेरे हिसाब से इस चीज को आपको सॉर्ट ऑफ ये करना पड़ेगा। यू हैव टू गिव इट क्रेडिट, यू हैव टू रिस्पेक्ट द फैक्ट कि जिस तरह से जो इन्फ्लेशन का आंकड़ा आया और जिस तरह से अभी फेड से ये उम्मीद है कि 75 बिप्स इंटरेस्ट रेट हाइक होगा, तो उस बात को सुनना पड़ेगा कि किस तरह की कमेंट्री आती है, क्या फेड का स्टैंड रहता है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम देख रहे हैं कि एफआईज की तरफ से लगातार सेलिंग आ रही है और जो इंटरनेशनल एटमॉस्फेयर है वो नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ यूएस इन्फ्लेशन और रिसेशन वगैरह की बातों से, बट ओवरऑल एक ग्लोबल पिक्चर किधर ना किधर डिस्टर्ब हुआ है। एंड डिफरेंट रीजन, हर ज्योग्राफी के अपने रीजन है। किधर वॉर है, किधर यूरोप में भी इंटरेस्ट रेट्स और रिसेशन की बात है, यूएस में भी वो बात है। सो आई थिंक जो ग्लोबल पिक्चर है वो डिस्टर्ब हुआ है, तो वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट। और मुझे लगता है कि ये जो फेड का इवेंट है उसे प्ले आउट होने देना चाहिए और फिर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है वो जरूर खरीद कर सकते हैं। यस, आई थिंक अपनी जो इन्फ्लेशन की बात है, जैसे कि आपने कहा कि इट सीम्स टू बी कमिंग, जो एस्टिमेट था उसी रेंज में आने की उम्मीद है, तो विच इज अ वेरी गुड थिंग। और मुझे लगता है कि जो आउट ऑफ टर्न इंटरेस्ट रेट हाइक किया हमने अप्रैल में उसका, और जो फ्यूल में एक्साइज ड्यूटी कट्स हुए और उस वजह से जो रिलीफ मिला, उसका असर हम अभी देखेंगे, जो आंकड़े आएंगे उसमें। बट दे स्टिल एट एलिवेटेड लेवल्स। ये बात नहीं है कि इट इज समथिंग दैट वी शुड बी हैप्पी अबाउट। सो व्हाइल आई थिंक डेफिनेटली डोमेस्टिक पिक्चर इज ओके फॉर बाइंग, हमें कम से कम थर्सडे तक। ओके, थोड़ा रुकना चाहिए।
उसके बाद आप जो है एंटर कर सकते हैं बाजार में। एक बार जैसा शर्मिला कह रही हैं, यूएस में जो फेडरल रिजर्व की बैठक है उसका नतीजा सामने आने दीजिए। हमारे यहाँ महंगाई के आंकड़े थोड़ा बेहतर होते दिख रहे हैं आज जो नंबर्स आए हैं, लेकिन फिर भी अभी भी महंगाई कंट्रोल में नहीं आई है, ये देखना जरूरी है। चलिए स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा करते हैं और किरण आपसे दो स्टॉक पे बात करूंगा। सबसे पहले जो है बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस। निफ्टी के आज तो लूजर्स की बात ही पहले करनी पड़ेगी क्योंकि 50 में से 48 स्टॉक जो है वो नेगेटिव टेरिटरी में जाकर बंद हुए हैं आज। बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस, इन दोनों में हमने 6 से 7% की गिरावट देखी। क्या लगता है, यहाँ अपॉर्चुनिटी है या दूर रहना चाहिए? सो मेरे हिसाब से थोड़ा हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का फॉल हम डेली चार्ट के ऊपर देख रहे हैं, एक कंटिन्यूस ये लोअर हाई लोअर टॉप की जो पैटर्न है वो फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब कि एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, साथ ही साथ अपने सभी मूविंग एवरेजेस के नीचे। और जिस तरह से इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चांसेस है एनबीएफसी के लिए, वैसे ही ये एक नेगेटिव अप्रोच है। दूसरी तरफ अगर हम डेली चार्ट देखेंगे तो वहाँ पे एक बेरिश कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन भी हुआ है, जिसके लगते हमें लग रहा है कि स्टॉक में अभी भी पेइंग बाकी है। वैसे तो ये चार्ट पैटर्न के हिसाब से अगर हम टारगेट देखें तो काफी डीप टारगेट आ रहा है 45-4300 तक का, लेकिन अभी हमें उस टारगेट के लिए तो नहीं, लेकिन कोई भी अगर उछाल आता है 5500 के आसपास तो हमें सेल ऑन राइज की जो है वो एक पोजीशन लेनी चाहिए ऊपर में। जब तक ये 5800 के ऊपर नहीं निकलता है तक जो नेगेटिव आउटलुक है वो कंटिन्यू रहेगा। और डेली चार्ट को देखते हुए बजाज फाइनेंस में लग रहा है कि 47-4800 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बजाज फिनसर्व की बात करें तो वहां पे भी एक बेरिश फ्लैग जो पैटर्न है उसका ब्रेकडाउन हुआ है। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट था प्रीवियस चार्ट को देखते हुए 11500 से 11600 वो लेवल भी उसने ब्रेक कर दिया है। सो देयर आर चांसेस कि हम इसमें भी फॉल जो है वो कंटिन्यू होते हुए देख सकते हैं, जहां पे हम 10,400 से 10,000 तक के लेवल देख सकते हैं। सो दोनों स्टॉक में पेन अभी कंटिन्यू है, बॉटम फिशिंग के लिए वेट करना चाहिए। अवॉइड करना चाहिए, बॉटम फिशिंग के लिए वेट करना चाहिए। अभी कुछ और गिरावट होने की संभावना इन दोनों ही स्टॉक्स में पॉसिबल है। एक स्टॉक लेकिन जो आज खबरों में रहा, उसके बाद हमने देखा जोरदार उस पर इम्पैक्ट पड़ा, वो था आरबीएल बैंक में। हमने देखा करीब करीब स्टॉक 20-22% नीचे जाके बंद हुआ। अलग अलग खबरें वहां पर आई। सबसे पहले तो ये कि नया मैनेजमेंट आया है वहां पर, बाजार को शायद वो नया मैनेजमेंट पसंद ना आया हो या जो भी कारण हो सकते हैं। वो मैनेजमेंट चैनल पर आए हमारे और उन्होंने बहुत क्लियरली बताया कि बैंक में किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी स्टॉक की गिरावट हमने रुकते हुए नहीं देखी। मेरे सहयोगी हर्ष जुड़ रहे हैं मेरे साथ, उनसे समझते हैं कि क्या ऐसी चिंता थी बाजार को जिसको लेकर इतनी ज्यादा गिरावट हमने देखी आरबीएल बैंक में। हर्ष बताइए, क्या रीजंस रहे आज की गिरावट पे आरबीएल बैंक के पीछे? चेंज ऑफ मैनेजमेंट, अब सुब्रमण्य कुमार जो कि आरबीआई का 3 ईयर टेन्योर के लिए आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया है आरबीएल बैंक में एमडी सीईओ की जगह में। अब हम देखते हैं कि क्या हुआ है। दिसंबर 2021 में आरबीआई ने 2 चेंजेस किए। एक है कि योगेश दयाल को एक एडिशनल डायरेक्टर के दौरान अपॉइंट किया आरबीएल बैंक के बोर्ड पे, और दूसरा है कि जो फाउंडर सीईओ है मिस्टर विश्ववीर आहूजा तब के वो मेडिकल लीव पे चले गए, जिसके वजह से थोड़ा एक नेगेटिविटी बैठ गया है स्टॉक में तब से। और जब हम देखें कि जनरली आरबीआई क्यों और कब अपॉइंट करता है, एक है कि एक फाइनेंशियल अंडर परफॉर्मेंस होता है तब एक एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है, और दूसरा है कि जब गवर्नेंस इश्यूज़ होता है तब। तो मार्केट में काफ़ी फियर्स वो 2 प्रॉब्लम्स से, तो उसके वजह से उसके बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजीव आहूजा ने टेक ओवर किया एज एमडी सीईओ ऑफ आरबीएल बैंक। और अब जो कि मिस्टर सुब्रमण्य कुमार जिन्होंने अब एमडी सीईओ का रोल 3 साल के लिए लिया है, वो एक वेटरन बैंकर है, 40 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, करियर पीएनबी में शुरू की और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज़ बैंक पे रह चुके हैं। एमडी सीईओ भी थे इंडियन ओवरसीज़ बैंक के, और डीएचएफएल पे भी वो एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं, तो उनको स्ट्रेस बुक हैंडल करने का काफ़ी तजुर्बा और एक्सपीरियंस है। तो ये पर्टिकुलर न्यूज़ मार्केट ने करेक्टली लिया नहीं। करेक्ट, ये बात मार्केट ने शायद करेक्टली ली नहीं, उसकी वजह से हमने ये देखा गिरावट। लेकिन हमने जैसा बताया आपको कि आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ ने हमसे खास बातचीत की और उन्होंने कहा कि गवर्नेंस को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, अगले 5 साल मजबूत ग्रोथ की उम्मीद है। आपका फियर है ना, ये तो इट्स मिसप्लेस्ड है, क्योंकि ये बैंक है। लास्ट 6 मंथ्स में आप लोगों ने कुछ देखा है, इट हैज कम विद वेल स्टेबलाइज्ड। आप मार्च का बैलेंस शीट देखेंगे तो आपका यही मालूम पड़ेगा
इनका स्ट्रेंथ इज बिकमिंग मोर एंड मोर प्रोनाउंस्ड। इन लोगों का कैपिटल एडिक्वेसी सफिशिएंट है, आई विल से दैट मच मोर देन द मिनिमम रिक्वायर्ड के ऊपर ही है। ये ऊपर के वजह से यह ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। कोई भी बैंक एवरी फेज में वो आगे जाने का प्लान करेगा। अभी लास्ट 10 साल में यह बैंक ने पहला कदम उठाया है, उसको मैं यही बताऊंगा RBL 1.0। ये 10 साल में इन लोगों ने प्रोसेस, पीपल एंड टेक्नोलॉजी को स्ट्रेंथन किया है। कि RBL का आप पुराना मिशन देखेंगे तो शुरू से ये इन्वेस्टर्स और ऑल द स्टेक होल्डर्स को वैल्यू एडिशन देते रहता था। दैट इज स्ट्रेंथ। ये स्ट्रेंथ को हम कैपिटलाइज करके और वैल्यू हम ऐड करेंगे एंड आप लोगों का बहुत बेनिफिट मिलने वाला है RBL 2.0 वजह से। एंड आई एम हैप्पी टू जॉइन द टीम which is doing its best efforts in last 1 decade plus in last 6 months. So too, son, it will be a pleasure. So it is not the I am coming in the team. I am joining the team which is already in place. ये टीम के साथ मिलके हम आगे बढ़ेंगे। तो RBL बैंक के मैनेजमेंट तो यहाँ पर खुश दिखाई दे रहे हैं शर्मिला, लेकिन बाजार बिल्कुल खुश नहीं है। आपने क्या रीड किया इस स्टेप को? क्योंकि हमने जाने माने जो बिजनेस जर्नलिस्ट हैं तमाल बंदोपाध्याय, उनसे बातचीत की और उन्होंने कहा कि RBL की चिंता ये नहीं है कि वो येस बैंक के रास्ते पे जा रहा है। येस बैंक में तो फ्रॉड था, वो सिचुएशन अलग थी, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ये है कि क्वेश्चन शायद कहीं ना कहीं रिजर्व बैंक के इस डिसीजन पर है कि एक प्राइवेट सेक्टर के MD CEO को न लाकर आपने एक पब्लिक सेक्टर के MD CEO को लाए हैं आप इस बैंक को चलाने के लिए, जिनका जो हिस्ट्री है वो एक लिक्विडेटर के फॉर्म में ज़्यादा मशहूर है। तो ये सारी चर्चाएं इस समय मार्केट में चल रही हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने कैसे इसको रीड किया और अब क्या करना चाहिए RBL में? यस, आई थिंक दो चीजें थी। एक तो जैसे कि आपने कहा कि एक PSU बैंक के हेड को लाया तो वो शायद मार्केट को पसंद नहीं आया। उसके साथ साथ वी मस्ट रिमेम्बर कि RBL को लेकर काफी जिस तरह से रूमर्स थी वो अलग प्रकार की थी। दे कुछ ऐसा दैट दे विल मर्ज विद समबडी और कोई टेक ओवर होगा, इस तरह की रूमर्स थी। तो वो भी मार्केट को शायद डिसअपॉइंट किया होगा। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट कि ये ऐसा एनवायरनमेंट है कि जो अच्छे नाम है बैंक में, whether it's an ICICI Bank, whether it's an Axis Bank, whether it's an IndusInd Bank, सभी काफी करेक्ट हुए हैं। तो ऐसे यानी जो एक पूरे सेक्टर का जो एक करेक्शन है उसका शिकार इस तरह की अगर खबर आए जो मार्केट को पसंद नहीं आई तो उस पर ज्यादा ही होगा, क्योंकि इनके रिजल्ट्स भी उतने वीक थे ये पिछले साल के। तो आई थिंक इट्स एन इम्पैक्ट ऑफ एवरीथिंग। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको 1-2 क्वार्टर डेफिनेटली नए मैनेजमेंट को देने। करेक्ट, कुछ समय तो देना चाहिए, शायद बिल्कुल सही अप्रोच वही होगा। 1-2-3 क्वार्टर्स दीजिए मैनेजमेंट को, देखने दीजिए वो कैसे काम करते हैं, उसके बाद स्टॉक पर कॉल लेना शायद बेहतर होगा। आज हमने देखा कि बाजार ने पनिश ही किया। किरण, यहाँ पर आज जो एक डिस्कशन चल रहा था कि इस खराब बाजार में भी कंज्यूमर रिलेटेड जो थॉट वाले स्टॉक्स हैं वो कहीं ना कहीं बेटर कर रहे थे। उसका नतीजा हमने देखा है कि नेस्ले आज एकमात्र अच्छा गेनर, करीब 0.5% ऊपर जाकर बंद हुआ है। HUL के चार्ट में भी अच्छी रिकवरी थी। क्या आपको लगता है कि अब ट्रेडर्स को ऐसे स्टॉक्स की तरफ जाना चाहिए जहां कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है? सो ओवरऑल अगर हम FMCG स्टॉक्स की बात करें तो निफ्टी FMCG में हमने ऑलरेडी 20% का करेक्शंस देख लिया और उस 20% करेक्शन से अभी मार्केट में 5 से 6% का जो राइज है वो नीचे के लेवल से देख रहे हो विद द बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न। स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो HUL हमारा हमेशा से फेवरेट रहा है। हमने 2-3 बार आपके शो के दरमियान इसको रिकमेंड भी किया था 2000 के लेवल के आसपास। आज भी हमने देखा था कि गैप डाउन ओपनिंग के बाद स्टॉक्स में एक अच्छी खासी रिकवरी आई, वो 2200 के ऊपर भी गया लेकिन टिका नहीं। ओवरऑल अगर अभी हम इंट्राडे चार्ट की बात करें तो स्टॉक पॉजिटिव है। जब तक 2150 नहीं टूटता है तब तक आप इंट्राडे में डेफिनेटली इसमें लॉन्ग करके चल सकते हैं और चांसेस है 1-2 दिन में हम 2300 तक की रैली भी हिंदुस्तान यूनिलीवर में देखे। और जनरली हमने देखा है कि FMCG स्टॉक जब इस तरह का अनसर्टेन मार्केट होता है या तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर होता है उस केस में FMCG स्टॉक जनरली डू वेल। करेक्ट, FMCG स्टॉक जनरली डू वेल इन सच ए सिनेरियो। और देख भी रहे हैं कि आज नेस्ले जैसा स्टॉक जो है वो पॉजिटिव में बंद हुआ। HUL में सिर्फ 3 रुपए की कमजोरी और यहाँ पर आपको थोड़ा लंबा समय रखें तो 2300 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। चलिए, ये तो बात हुई थोड़े लंबे समय की, लेकिन अगर हमें तुरंत इस बाजार को अप्रोच करना है तो कौन से स्टॉक्स पर फोकस करना चाहिए? वक्त है मेरे मेहमानों से जानने का कौन से हैं आज के VIP शेयर्स।
किरण, आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे, बताइए कौन से स्टॉक्स पर फोकस रहेगा कल आपका? आज हमारे दो पिक रहेंगे जो कल के लिए, या तो एक तो दिन में अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके या तो ट्रेडिंग करके चलोगे तो इसमें आपको फायदा होने की गुंजाइश ज्यादा है। जैसे पहला स्टॉक है मारुति। आज हमने देखा था कि मार्केट में काफी नेगेटिवनेस थी, लेकिन ऑटो में काफी शेयर्स थे जो अपनी बढ़त बढ़ाए चल रहे थे। तो उसमें एक मारुति है 7900 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर आप इंट्राडे चार्ट या तो डेली चार्ट देखोगे तो एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के आसपास ट्रेड कर रहा है, और ओवरऑल अगर हम देखें तो नीचे में बेस भी काफी अच्छा है। सो यहाँ पे हमारा एक पोजिशनल कॉल रहेगा 8600 हमें बाई करना है, और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 7550 का रहेगा। दूसरा जो है वो माइक्रोटेक डेवलपर यानी कि लोधा डेवलपर्स है, उसकी भी अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हमें दिख रहा है। साथ ही साथ अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में देखोगे तो एक राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट और साथ ही साथ कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट भी दिख रहा है। सो कहीं ना कहीं 1100 के आसपास ये स्टॉक है। हमारा टारगेट 1200 तक का है, और स्टॉप लॉस के हिसाब से हमें 1065 फॉलो करना है। ओके, तो मैक्रोटेक में आप फोकस कर सकते हैं, करीब करीब 1200 तक के टारगेट है, 1065 के आपको स्टॉप लॉस रखने चाहिए, और साथ ही साथ मारुति है पर पोजिशनल कॉल है, थोड़ा लंबा समय देना होगा। 8600 तक के टारगेट, स्टॉप लॉस 7500, 7550 के आसपास का। शर्मिला, आपकी तरफ से कोई आइडियाज? नहीं, आई थिंक इट्स बेटर टू वेट टिल द एंड ऑफ द वीक, और उस समय भी आपको डिफेंसेस की तरफ देखना चाहिए। यू शुड लुक एट फार्मा, यू शुड लुक एट एफएमसीजी, जैसे कि आपकी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, आई थिंक HUL, नेस्ले, इस तरह के स्टॉक्स की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। चलिए, ये स्ट्रैटेजी भी ठीक है। थोड़ा सा आपको बाजार में जब ये तेजी मंदी का दौर, माफ की तेजी तो नहीं, मंदी का दौर जब जारी है तो उसको थोड़ा सा निकलने दीजिए। और जैसा कि हम चर्चा अभी कर भी रहे थे कि यहाँ फेड की बैठक होने वाली है इस हफ्ते, वो एक बड़ा इवेंट है, ये इवेंट्स को प्ले आउट होने दीजिए, उसके बाद अगर स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो बेहतर है। डिफेंसिव्स की तरफ अगर फोकस रखेंगे FMCG, फार्मा जैसे सेक्टर्स में, तो आपको बेहतर रिटर्न मिलने की उम्मीद है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला और किरण, समय निकालकर आज शो में शामिल होने के लिए। कल की तैयारी के आज के एडिशन में फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ।